हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। और यह प्रैक्टिस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पे और वैसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि आर ओ में आपको देखने को मिलते हैं। और इससे आपका क्या है कि जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उस वो भी इसमें कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों को करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो भी तैयार होगा। और उसके साथ साथ जीएस के वो फैक्ट है, वो डाउट भी वो क्लियर हो जाएंगे, जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताइएगा, और लास्ट में एक बार चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और किस सेक्शन पे आप लोगों को अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे एक आइडिया लगेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्य में पाई जाती हैं। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और यह जो है बिहार की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, थारू जनजाति जो है तीनों राज्यों में पाई जाती है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन यह बिहार की चौथी नहीं, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही आंसर का चयन कीजिए। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आपको और नेक्स्ट देखिए, मैथन बांध जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है, सॉरी, यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और यह आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। भारत में गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने का बीज एसबीआई कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है यह आपके तेलंगाना में है। करड़ 14, सहज 3 और CO 12009 संकल्प यह गन्ने की किस्म है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं। कोयला उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम के हिसाब से इन्हें आपको लगाना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे और झारखंड चौथे स्थान पे है। लेकिन अगर यही जो है भंडारण पूछ ले तो भंडारण की दृष्टि से इसमें झारखंड पहले स्थान पे है, उड़ीसा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में इसमें आपके 4 बड़े जो राज्य दिए गए हैं घटते क्रम इन्हें लगाना है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसमें आपको जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में पहले स्थान पे तमिलनाडु है, गुजरात दूसरे, कर्नाटक तीसरे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा, इसमें से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। कोंकण रेलवे रोह, कोंकण रेलवे जो है रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। सिक्किम को छोड़कर के भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया गया है। NH2 यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरता है। और वर्तमान में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है।
आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। यह क्वेश्चन देखिए, इसमें से कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है, सभी विकल्प आपको सही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माउंट मेरोपी क्राकाटो, यह ज्वालामुखी यहीं पर है और यहाँ पर 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प जो है वो सही हैं। अगर इंडोनेशिया की हम बात करें तो यहाँ पे माउंट मेरोपी, क्राकाटो, माउंट सिनाबून, यह सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं। और इंडोनेशिया जो है यह आपके 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों से मिल करके बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है इसके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अंगोला, बोत्सवाना, लाइबेरिया या फिर गैबोन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगोला जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। चाओ फ्राया यह बैंकॉक का शहर है, असंसियान पराग्वे का, मिसिसिपी न्यू अर्लियंस का और टगस ड्रेसडेन का। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टगस जो है यह आपके पुर्तगाल का शहर है सॉरी, पुर्तगाल का शहर है, ठीक है, पुर्तगाल का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, बोरोरो जनजाति मलेशिया में और यूकागिर जनजाति उत्तर पूर्व साइबेरिया में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोरो जनजाति जो है यह मुख्य रूप से ब्राज़ील में पाई जाती है, सेमांग जो है मलेशिया में, और बोरा जनजाति अमेजन बेसिन ब्राज़ील पेरू वाले क्षेत्र में, कोलंबिया वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में और नूबा जनजाति जो है यह पाई जाती है सूडान में। यह कुछ वैश्विक जनजातियां हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जनजातियों से भी एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार की अर्थात शेयरों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी। सेबी की स्थापना जो की गई थी यह आपको 1992 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में 2023-24 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 4, 6.8, 5.9 या 7.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.9%। राजकोषीय घाटे का अनुमान था कि यह जो है 5.9% रहेगा। और राजस्व घाटा जो है इसका अनुमान लगाया गया था 2.9%। प्राथमिक राजस्व घाटा 2.3%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग 8 कोर उद्योग में शामिल हैं। विद्युत, इस्पात, कोयला, सीमेंट। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। कोर क्षेत्र की बात करें इंडस्ट्री में, या कह सकते हैं कि आपके औद्योगिक क्षेत्र में कोर क्षेत्र वो होते हैं जो औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जिनके बिना औद्योगिक उत्पादन शायद संभव ना हो, ठीक है, तो उन्हें कोर क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें जो है भारत में टोटल 8 उत्पादों, या कह सकते हैं कि 8 वस्तुओं को कोर क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, जिसमें आपके हैं विद्युत, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, ये सभी जो है कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है, नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार से है, मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से, और राजा चिलैया समिति का संबंध बेरोजगारी अनुमान से है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा चिलैया समिति, जिसका गठन किया गया था 1991 में। और यह जो है बेरोजगारी अनुमान से नहीं बल्कि कर संरचना में सुधार से सुझाव पर सुझाव देने के लिए राजा चिलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। ऑप्शन डी सही है। ऋग्वैदिक काल में वेकनाट से तात्पर्य क्या था। नाविक, बढ़ई, सूदखोर या फिर से धातु कर्म करने वाला। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक काल में वेकनाट जो है यह सूदखोर था। और जो नाविक था, नाविक को अरित्री कहा जाता था, ठीक है। पतवार को अरित्र, धातु कर्म करने वाले जो लोग होते थे उन्हें कर्मा कहा जाता था, और बढ़ई को तच्छा, ठीक है। यह ऋग्वैदिक काल के नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नैनार के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। नैनारों की संख्या 63 थी और यह सभी क्या थे? ये सभी शैव थे। सॉरी। तेवरम तथा तिरुवसाकम इनकी गीत के संकलन है। अपार अपार सबंदर सुंदरार और मणिकक्व सागर नैनार थे। आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तीनों विकल्प जो है सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के चलवाए थे? सातवाहन, कुषाण, कलचुरी या फिर गुप्त? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कलचुरी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। कलचुरी द्वारा जो है स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तिरुक्कुरल, तोलकाप्पियम, सिलप्पादिकारम या फिर मणिमेकलय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तोलकाप्पियम जो है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तोलकाप्पियम की बात करें तो यह इसकी भाषा जो है तमिल है और इसके जो रचयिता हैं वह तोलकाप्पियर हैं। और ये जो तोलकाप्पियर हैं यह अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और इन्हीं के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और यह एक आपके व्याकरण ग्रंथ है। जबकि तिरुक्कुरल की बात करें, तिरुक्कुरल जो है यह आपके दर्शन पर आधारित है। सिलप्पादिकारम जो है एक प्रेम कथा है। मणिमेकलय जो है एक वणिक कथा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ख्रिज खां या फिर सिकंदर शाह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ख्रिज खां द्वारा जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित मकबरा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अहदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। लोक आचरण अधिकारी को मुंसरिफ कहा जाता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है वह गलत है। मुंसरिफ की अगर हम बात करें तो कार्यालय संभालने वाले अधिकारी को मुंसरिफ कहा जाता था। ठीक है, मुंसरिफ कार्यालय संभालने वाले अधिकारी को कहा जाता था। जबकि लोक आचरण से संबंधित जो अधिकारी था वह मुहतीब था। कौन था? मुहतीब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। ये जो भी क्वेश्चंस जो हैं और यह प्रैक्टिस सेट कैसा है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधीज ट्रूथ, गांधी का सत्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? एरिक एरिक्सन, विलियम डिग्बी, विलियम हंटर या फिर जेम्स मिल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन द्वारा गांधी ट्रूथ या गांधी का सत्य इस पुस्तक की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मिडकॉफ, मैकाले तथा रिपन यह स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। विलेजली मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के लिए 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। 1908 में द न्यूज़पेपर्स एक्ट पास किया गया था। आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो समाचार पत्र है इसकी समीक्षा के लिए जो प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी वो 1985 में नहीं 1921 में इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक, 1921 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, खानटूम नृत्य है मिजोरम का, थाली नृत्य है मेघालय का और कोरकू नृत्य है महाराष्ट्र का? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थाली नृत्य जो है यह उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है थाली नृत्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय का जो लोक नृत्य है वह लोही है, लोही। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर, इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। दारुल उलूम नमातुल उलमा, इसकी जो स्थापना है अलीगढ़ में की गई थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दारुल उलूम नमातुल उलमा अलीगढ़, इसकी जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1998 में
और यह आपके अलीगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है, तेल शोधन कारखाना है मथुरा में, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, और परमाणु शक्ति केंद्र टुंडला। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु शक्ति केंद्र टुंडला। यह गलत है। परमाणु शक्ति केंद्र की बात करें तो यह नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, न कि टुंडला में। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन है? मथुरा, सहारनपुर, झांसी या फिर गोरखपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा और आगरा। यह क्षेत्र ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, यह सबसे अधिक प्रभावित होता है जलीय अपर्दन से। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर संपूर्णानंद। यह ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना जो की गई थी 1962 में, ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी। भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। इन राज्यों की सीमाएं जो हैं वह पाकिस्तान से लगती हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम या फिर सेवराय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ी जो है यह आपकी कन्याकुमारी से सटी हुई है। कार्डेमम पहाड़ी जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजाति नागालैंड की है, बिरहोर जनजाति है झारखंड की, खस जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की और टोडा है तमिलनाडु की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यह जो है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है खस जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करता है, जिस कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक पवने या फिर पश्चिमी हवाएं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जो इधर से आपको प्रवेश करता है। यहाँ पे लो प्रेशर का विकास होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का विकास होता है, जिससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जो है प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ऑप्शन डी सही, बी जो है सही है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या फिर सोडियम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोबाल्ट, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मैग्नीज, बैलाद्रीला नहीं, ये बैलाडीला है। ठीक है, बॉक्साइट, लोहरदांगा, लोहा कोडरमा, अभ्रक, तलचर। इसमें बताना है कौन सा विकल्प एक सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट, लोहरदांगा। यह आपका जो है सही सुमेलित है, जबकि कोडरमा जो है अभ्रक के लिए, तलचर जो है कोयला के लिए, और बैलाडीला जो है यह लौह अयस्कों के लिए फेमस है। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? 95, 102, 112 या फिर 126। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें नंबर पे है और आइसलैंड जो है पहले नंबर पे है। आइसलैंड पहले नंबर पे है और भारत जो है 126वें नंबर पे है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 से संबंधित आपको विकल्प दिए गए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। यह सूचकांक 4 स्तंभों नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन पर आधारित है। समग्र रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पे है और भारत का शीर्ष निर्यातक जिला सूरत गुजरात है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, केवल विकल्प फर्स्ट जो है वो सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत है। समग्र रैंकिंग में अगर बात करें शीर्ष राज्य की तो वह प्राप्त हुआ है तमिलनाडु राज्य को। ठीक, और शीर्ष निर्यातक जिले की बात करें तो शीर्ष निर्यातक जिला में गुजरात का जामनगर जिला पहले स्थान पे है, राज्य में तमिलनाडु पहले स्थान पे है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाइट पर्वत कहाँ पर है या कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा, नॉर्वे, रूस या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है व्हाइट पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के तट पर स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है अरल सागर, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोल्गाडॉन, सॉल्ट सेट मार, लुडविंग्स या फिर सफ़ेद सागर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लुडविन नहर, ऑप्शन सी है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करते हैं वह कौन से हैं? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति प्रकार, समुद्र से समीपता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अक्षांशों के अकॉर्डिंग ही जो है जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है और अक्षांशों के आधार पर ही विभिन्न जलवायु पेटियों का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से जो निर्धारित करता है वो है आपका अक्षांश। मलेशिया में किंता घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, मतलब उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। रबड़ उत्पादन, चाय उत्पादन, टीन उत्पादन या फिर कहवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मलेशिया का जो किंता घाटी है वह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में जाना जाता है या तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है आपका मरकैबे। 3 से 16 जुलाई 2023 के मध्य लंदन यूके में आयोजित विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? वेस्ली कुलहोफ, नील स्कूपस्की, मार्सेल ग्रैनोलर्स या फिर कार्लेस अल्कराज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्लेस अल्कराज द्वारा जो है यह खिताब जीता गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरी, डी कॉस्त्री, वॉल्टर जी रोसेन या फिर डी आर बैटिस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन द्वारा सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। और अगर इसमें पूछ ले कि बायो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह रेमंड एस डासमैन द्वारा किया गया था। और इन्होंने ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री की इनकी जो किताब थी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, इसमें जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जैव विविधता अगर पूछ ले बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का डब्ल्यू जी रोसेन और जैव विविधता तो रेमंड एस डासमैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ड्यूगोग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, यह कहाँ पाए जाते हैं? यह किस कैटेगरी में आते हैं? उभयचर, बोनी फिश, शार्क या फिर स्तनधारी मैमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनधारी मैमल है। अच्छा, आप बताइएगा कि डुगोंग संरक्षण के लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय वो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य, खनन, निर्माण या फिर कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही हैं। ये सभी जो है वैश्विक तापन के असर हैं। 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस योजना को मंजूरी दी थी? अमृत भारत स्टेशन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वैभव फेलोशिप योजना या फिर अरावली ग्रीन वॉल योजना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 50% न्यूनतम ब्याज दर पर जो है अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें कुछ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और वहाँ पे जिस जानवर के संरक्षण के लिए वो फेमस है उससे आपको सुमेलित करना है। काजीरंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से गैंडे का संरक्षण किया जाता है। गिर जो आपके गुजरात में है, यहाँ पे मुख्य रूप से शेर का। सुंदरबन यहाँ पे जो है किया जाता है बाघ का। पेरियार यहाँ पे हाथी का। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-3-1-2। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, इसके अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो है वो 2019 से 21 पर आधारित है और यह राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 5 है। ठीक है, 15-16 से 19 से 21 के दौरान देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ या फिर से 13.5 करोड़ या 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं।
आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। दिल्ली जाड़े के समय में जो आपका वायु प्रदूषण है वो दिल्ली में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो यह है कि ठंडी के समय में या जाड़े के समय में हवाएं क्या होती हैं, हवाएं भारी होकर के नीचे बैठती हैं। और जो दिल्ली में प्रदूषण है, वैसे गर्मी में क्या होता है, अगर ठंडी ना हो गर्मी हो तो वहाँ पे जो वायु प्रदूषण है, जो पॉल्यूशंस है वो अन्य राज्यों में अलग क्षेत्रों में इधर उधर जो है वो उड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन ठंडी के समय क्या होता है कि हमारी ठंडी होती है, ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं, तो जो पॉल्यूशंस है, जो प्रदूषण है, वह और कहीं न जा कर के दिल्ली पर ही बैठता है, ठीक है, नीचे आता है, जिससे वहाँ के जो प्रदूषण लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दिल्ली के ऊपर जो है एक प्रदूषण की परत बैठ जाती है, ठीक है, जिससे वहाँ पे प्रदूषण जो है बहुत हाई लेवल पे रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि अभी आप लोग वर्तमान समय में देख भी रहे होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा, इससे मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से इटाई इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से अपच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन। यह मुख्य रूप से दांतों की बीमारी से संबंधित है, जो जिसकी कमी के कारण जो है दांतों में फ्लोरोसिस होता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें जो है देखिए, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? अम्ल वर्षा जो है इसके लिए जो जिम्मेदार है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरा, यह जो है किससे होता है? यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। और ओजोन परत का जो क्षरण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3 4 2 1, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, यह आपके बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। और हिमालयी पर्यावरण विकास एवं गोविंद बल्लभ पंत संस्थान है अल्मोड़ा में। इसमें बताना है कौन सा है, एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यह कोलकाता में नहीं, कहाँ पे है? यह जो है आपके भोपाल मध्य प्रदेश में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बुद्धि प्रकाश, बनारस अखबार, कवि वचन, सुधा नीति या फिर प्रजाहिता ऐसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस अखबार। यह जो है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन है शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1845 में किया गया था, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों के लिए अगर इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि वीडियो मतलब बीच बीच में जो क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय कुछ ना कहा जाए, लेकिन आप लोग जो है ज़रूर थोड़ा इतना तो कर ही सकते हैं, स्वयं से समझ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र आपका बनारस अखबार था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश से किसान समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी 2019 में। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 8 अधिवेशन हुए थे। इलाहाबाद तथा लखनऊ में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कराए गए हैं। और बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस के विरोधी थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वह उत्तर प्रदेश में 8 नहीं बल्कि 9 हुए हैं। कितने हुए हैं? 9 हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो उत्तर प्रदेश में होने वाला पहला जो अधिवेशन था वो 1988 में हुआ था। 1988 1888 में, सॉरी 1888 में हुआ था। और जो अंतिम अधिवेशन था वह 1946 में हुआ था, ठीक है। 1888 में जो हुआ था वो आपके प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और जो 1946 में हुआ था वह हुआ था आपके मेरठ में, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स
कंपनी लिमिटेड कत्था अग्रणी निर्माता है। कत्था खैर के वृक्ष से उत्पादित होता है। कथौड़ी जनजाति कत्था बनाती हैं और उत्तर प्रदेश में वाराणसी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए अगर बताएं हम तो यह मुख्य रूप से बरेली जो है यह कत्था उद्योग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वनस्पति कच्छ वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है या केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में सही है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है और नई दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई सा भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो यह संवैधानिक नहीं बल्कि क्या है, सांविधिक पीठ है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पीठों की बात करें तो एक मिनट, देखिए इसका जो है ये तो सही है कि इसका एक जो पीठ है वह आपको मिलेगा कहाँ पे? यह मिलेगा आपको नई दिल्ली में और 4 इसके क्षेत्रीय पीठ हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना वो सही है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी जो 4 क्षेत्रीय पीठ हैं वह पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में है। ठीक है, और पहला गलत है क्योंकि यह संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत क्या आएगा? खाद्य श्रृंखला जो है यह है आपके खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जीवों का अनुक्रम आएगा जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे का भक्षण करते हैं। ठीक है, खाद्य जाल यह एक ऐसी संरचना है जो आपस में जुड़ी कई श्रृंखलाओं, कई विभिन्न जो है जानवरों द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे एक जानवर है तो वो किसी एक ही जानवर पर आश्रित ना रहे, उसके बहुत सारे विकल्प हों जिनको वो अपने भोजन के रूप में ले सकता है। ठीक है, तो खाद्य जाल यह एक साथ संचालित और आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अगर हम बात करें तो यह खाद्य श्रृंखला में जीव स्थिर का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। और जैव रासायनिक चक्र जो है यह वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल के माध्यम से पदार्थ के चक्रीय संचलन को इंडिकेट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनिंग या कृत्रिम स्वीटनर नहीं है? एलिटेम, आर्सेनेट, अस्परटोम या फिर सैकरीन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसमें अगर कृत्रिम स्वीटनर की बात करें तो एलिटेम, स्पर्टोम, सैकरीन, सुक्रालोज यह जो है कृत्रिम स्वीटनर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें शामिल नहीं है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का जो अधिकार है वो क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक, संवैधानिक या फिर विधिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक विधिक अधिकार है जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है मान्यता दी गई है। इसके धारा 62 में जो है इसका उपबंध किया गया है। ऑप्शन डी सही है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून जो है कब पारित किया गया था? 1991 में, 93 में, 95 में या फिर 96 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1996 में इसे पारित किया गया था। भारत के राज्यों, संघ राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या किस राज्य संघ राज्य में है? वहाँ जो संख्या है वह कितनी है? 32, 30, 60 या फिर 40। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 है। देखिए इसमें जो क्राइटेरिया है उस ये है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपवाद हैं जहाँ पर जो संख्या है वह 40 से भी कम है। और सबसे कम जो जनसंख्या है, जो सीट है वह आपके पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में जो है 30 है। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? 1926, 1937 का, 1945, 1952 का। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1926 और 1945 का। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT कानपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, IIT मद्रास। यह जो है
संस्थान की श्रेणी में पहले स्थान पे है। और अगर बात करें विश्वविद्यालय श्रेणी में, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है यह सही पहले स्थान पे है। किसमें? यूनिवर्सिटी की श्रेणी में बेंगलुरु पहले स्थान पे है और संस्थान की श्रेणी में मद्रास पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान का भाग 9, इसका संबंध है पंचायतों से। और भारतीय संविधान का भाग 8 है, इसका संबंध जो है वह संघ राज्य क्षेत्र से है। भारतीय संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्य और भाग जो है 9A नगर पालिका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण का अनुच्छेद 323A में और लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका प्रावधान 315 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर पवित्र सेंगोल स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 866 और राज्यसभा के लिए 380 सीटों का निर्धारण किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। सेंगोल की जो स्थापना की गई है वह कहाँ पे, ये जो संसद भवन का मुख्य द्वार है वहाँ पर नहीं किया गया है, बल्कि जो स्पीकर की कुर्सी के जस्ट बगल में सेंगोल की स्थापना की गई है। और लोकसभा में सीटों की संख्या 866 नहीं है, लोकसभा में सीटों की संख्या 888 है, 888 है। और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वह है आपकी 384। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। देखिए, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका तात्पर्य है कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित है, यहाँ पर एक संप्रभु संपन्न राज्य है और भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है और इसके साथ साथ भारत एक कल्याणकारी राज्य है। और अगर कल्याणकारी राज्य की बात करें तो इसका जो आपको स्पष्ट विवरण या उदाहरण देखने को मिलेगा वह नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा भाग 4 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? इसकी जो स्थापना की गई है नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है उसकी किसके द्वारा की गई थी? राजनाथ सिंह द्वारा, जो है राजनाथ सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा या फिर नौकरियों में प्रवेश द्वारा। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2 या फिर 2, 4। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जनगणना द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर से आम आदमी पार्टी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ पार्टियों का दर्जा जो है छीना गया है। ठीक है, और वे जो पार्टियां हैं वो हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वापस ले लिया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह एक मौलिक कर्तव्य है जिसका वर्णन जो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 51A सब क्लॉज 4 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में
किस जंक्शन पर स्थित प्लेटफॉर्म को विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया है? गोरखपुर, कोल्लम, हुब, या देखिए कहीं कहीं आपको हुबली मिलेगा, हुब्बली मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्टेट स्ट्रीट सबवे शिकागो, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुब्बली जंक्शन को दिया गया है, ठीक है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इसकी कुल लंबाई जो है 1507 मीटर है, 1560 मीटर। इसके पहले कौन सा था? इसके पहले गोरखपुर का जंक्शन था जो पहले नंबर पे था, और अभी जो है हुबली कर्नाटक का हो गया है। किस वर्ष लोकसभा में महिलाओं की सांसद सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे कम थी? 52, 67, 77 या फिर 89? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1977 में लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या वो सबसे कम थी। और इस समय अभी बात करें, अभी अगर हम बात करें, इस समय अगर हम देखा जाए तो महिला सांसदों की जो संख्या है 19 थी। और वर्तमान समय 2019 लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में कितनी है? 78 है। लेखा अनुदान संघ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करता है। संघ सरकार को किसकी अनुमति देता है? सार्वजनिक ऋण लेने से, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने से, राज्यों को अनुदान प्रदान करने से, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचयी निधि से धन निकालने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचयी निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। जिस समय बजट आपका पेश किया जाता है उस समय अगर जरूरतों को पूरा करना है, बजट पेश किया गया है तो बजट पारित होने के बाद ही उससे जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उस समय अगर धन की आवश्यकता है तो उसके लिए लेखानुदान ये जो है लेखानुदान के माध्यम से ही धन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना। यह जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, इसकी स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1952 में की गई थी, ठीक है, 1952 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 में अमेरिकी यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा बैठक के संबोधन का 6वां अवसर था। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा है 2023 में, ठीक। लेकिन यह संबोधन करने वाले जो है दूसरी बार इन्होंने इसे संबोधित किया है, न कि 6ठी बार। इनके द्वारा जो है इसे दूसरी बार संबोधित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य कहाँ के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर थे? जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर इटली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी अल्बनीजी हैं यह आए थे भारत की यात्रा पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही हैं, शुरू हैं, तो मैं जो है इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और 85 का है ऑप्शन डी। 86 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का सही आंसर है बी। 88 का सही आंसर है सी। 89 का जो सही आंसर है 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। 90 का सही आंसर ऑप्शन सी है। 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 91 का सही आंसर बी है, ठीक है। तो ये जो थे, और ये देखिए 93 का जो सही आंसर है वो भी आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे है। सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें नंबर पे है। सूचकांक में उत्तर कोरिया 180 देशों में, मतलब अर्थात सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, 1, 3, 1, 2, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है।
इसमें भारत की अगर हम बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत 180 देशों में 161वें नंबर पे है। 2022 में यह 150वें नंबर पे था। तो मतलब कह सकते हैं कि दिन पर दिन भारत में जो प्रेस का फ्रीडम है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वह कम होती जा रही है। ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां मेंबर बन गया है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वह नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होता है। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होता है। सभी व्यक्तियों की आय के योग के बराबर होता है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादित जो उस देश में उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन हो या फिर सेवाएं जो प्रदान की जा रही हो, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है उसके बराबर होता है क्या? देश का राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये है कि राष्ट्रीय आय से ऐसे एक विशेष समय अवधि में अर्थात एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 4, 5, 11, 12, 13, 12, 13 या फिर से 13, 14? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष 11-12 में धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन एक नवीन अध्याय जोड़ा गया था। ऑप्शन बी। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हीकरण अधिनियम 1937, या फिर खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा जो है इसे विनियमित किया जाता है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR, इसके गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में ऑस्कर दिया गया है। और नाटू नाटू गीत के जो संगीतकार हैं वह MS कीरवानी और गीतकार चंद्रबोस हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है। सॉरी, ये देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें भी है। और यह जो गीत है प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वाधिक 10 ऑस्कर पुरस्कार फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इसमें अगर हम बात करें तो अन्य विकल्प आपके सही हैं। इसमें जो इसे 10 पुरस्कार नहीं बल्कि 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और इसमें अगर हम देखें तो नाटू नाटू संगीत की श्रेणी में जो है इसे जो है प्राप्त हुआ है। और द एलिफेंट विहिस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। डेनियल क्वान और डेनियल स्कीनट द्वारा निर्देशित फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सबसे अधिक 7 ऑस्कर मिले थे। मिशेल यो है जो इसकी अभिनेत्री हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। और ब्रेडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10 नहीं 7 मिले हैं। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब प्रभावी हुई थी? 1862, 1542, 1602 1601 और 1880? इसमें आपको बताना है कब जो है कागजी मुद्रा को चलन में लाया गया था पहली बार। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862 में पहली बार कागजी मुद्रा को चलन में लाया गया था। 1861 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि कागज अभी विनिमय के लिए कागजी मुद्रा का उपयोग किया जाएगा और 1862 में इसे चलन में लाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, सही है। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, ये नहीं होगा। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ये भी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगी? 1 और 3, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों से प्रतिभूतियों का क्रय अर्थात जो लोगों के पास से प्रतिभूतियां हैं उसे केंद्रीय बैंक अर्थात RBI खरीदेगी और बदले में उन्हें पैसा देगी। तो उनके हाथ में पैसा आएगा तो ये क्या करेंगे? उपभोग करेंगे, जिससे मार्केट में तरलता बढ़ेगी। और अगर सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जा रहा है, जैसे RBI से अगर ऋण लिया जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ऋण जो है लिया जाएगा रखने के लिए। वो अगर लेंगे हम तो उसका जो है उपयोग करेंगे या तो पूंजीगत निर्माण में या फिर से अन्य जो है
राजस्व के उपयोग से, जैसे उसे जो है किसी जो है लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए, या फिर से जो योजनाओं के माध्यम से लोगों को धन की उपलब्धता कराई जाएगी, इससे भी मार्केट में तरलता बढ़ेगी। तो पहला तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? रूस, चीन, भारत या फिर ईरान? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार जो यह आयोजन हुआ था यह वर्चुअल माध्यम से हुआ था, अर्थात देशों के जो प्रतिनिधि हैं वह भारत में नहीं आए थे, जिसकी अध्यक्षता की गई थी भारत द्वारा। और इसी अधिवेशन में जो है ईरान को एससीओ का 9वां मेंबर बनाया गया था, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 2022-23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022-23 के लिए जारी अनंतिम अनुमान के अनुसार स्थिर 11-12 कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 140.0 लाख करोड़ रुपए हो गया है, अनुमानित है। 22-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है, जबकि 21-22 के लिए 9.1%। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें अगर हम बात करें 2022-23 के लिए वास्तविक इसकी जो दर है वो 9.1% है। ठीक है, अनुमानित जो है वह 7.2% और 9.1%, यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़े, या फिर उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़े, या फिर विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया हो, या फिर विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करती हो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी देश द्वारा जो ऋण लिया गया है उसके भुगतान करने के लिए भी या उसके ब्याज के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़े, तो इसे कहा जाएगा कि वह जो देश है वह ऋण जाल में फंस चुका है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, या फिर अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, यह इससे संबंधित नहीं है। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, टोनी मोरिसन, एलिस वाकर या फिर जेडी स्मिथ। इसका सही आंसर ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, मोहम्मदी को, और यह जो है ईरान से संबंधित है, ईरान से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल कौन कौन से? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। यह पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। जनसांख्यिकी लाभांश किसके अंतर्गत जो है जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है? 14 से 15 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, या फिर 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है कार्यशील जनसंख्या, उन्हें जनसांख्यिकी लाभांश के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से पियरे एगोस्टिनी, फेरे क्रॉच और एनेल हुलियर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी के लिए सॉरी चुंबकत्व के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के क्षेत्र में, या किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, यह जो है मुख्य रूप से क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है यह कृषि समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो है चरवाहा था, और मध्यकाल जो है यह जमींदारी व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेई, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। और कलिंग के चेदी वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो खारवेल था, जिसकी जानकारी जो है हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और नंद वंश के जो शासक महापद्म नंद हैं, इनके द्वारा कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया गया था, जिसकी जानकारी जो है हमें इसी से मिलती है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और यह नहरों की जानकारी देने वाला पहला प्रमाणिक साक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नहरों का जानकारी देने वाला पहला जो है अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम, हिरण्य, उदरंग या फिर उपरिनिका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे विदक भागम कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य जो है वह मौर्य काल में नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रग या फिर उदरंग कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह पतन है? काकीनाडा, मोटीपल्लू, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम या फिर नेल्लूर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटूपल्ली। यह जो है काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, और इसकी जो जानकारी है वह जो है हमें कई स्रोतों से मिलता है। उसके साथ साथ जो है इसकी जानकारी जो इटली का निवासी था मार्को पोलो, इसके अभिलेखों या कह सकते हैं कि इसके वृत्तांत से भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो आपके कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किसकी रचना की गई थी? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तारीख़ फिरोज शाही की जो रचना है वह जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। हसन निजामी ने किसकी रचना की थी? हसन निजामी द्वारा ताजुल मासरी की रचना की गई थी। मिनहाज उस सिराज ने किसकी रचना की थी? मिनहाज उस सिराज ने, जो अगर हम बात करें मिनहाज उस सिराज द्वारा तारीख़ मुबारक शाही की रचना की गई थी, तारीख़ मुबारक शाही की। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तबकात नासरी, सॉरी इसमें देखिए मिनहाज उस सिराज द्वारा जो है मिनहाज उस सिराज और तबकात नासरी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी और तारीख़ मुबारक शाही की रचना की गई थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3-4-2-1, 3-4-2-1। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी में, 1575 में, 1576 में या फिर 1572 में। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वारा 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? खुलदाबाद या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का, आगरा औरंगजेब का और दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, ये आपका सही है। शेख सलीम चिश्ती, इसकी मकबरा की अगर हम बात करें तो यह फतेहपुर सीकरी में है। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में किया गया है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वह खुलदाबाद औरंगाबाद में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, विलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और कार्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है यह 1818 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ताराचंद्र ने, डॉक्टर एस.एन. सेन ने, सावरकर ने या फिर डॉक्टर R.C. मजुमदार ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, R.C. मजुमदार ने इसे क्या कहा था? इसके कहा था कि यह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। और इसकी जो बात की गई है इनके द्वारा अपनी बुक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो इनकी बुक है उसमें इसका विवरण दिया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, इसका सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता 1917 या फिर अमृतसर 1919। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। यह अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे। और इसके बाद 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1920 में इनकी मृत्यु
जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी, और एक बार जो है यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि इनकी अर्थी को कांधा किसने किसने दिया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें महात्मा गांधी हैं और 2 मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, जिनके द्वारा कांधा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूएसए कुछ भी करे, मशीनीकरण करे ना करे, उससे भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा ही था कि अमेरिका से कोई मतलब नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इन्हें जो था वो मुख्य रूप से भारत में था कि भारत में मशीनीकरण के विरोधी थे और एक जो है अहिंसक अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। महात्मा गांधी को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है सजा दी गई थी और सजा के तौर पर इन्हें यरवदा जेल में बंद किया गया था, यरवदा जेल में। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, हरी होलीवोवास या मैथ्यू एबडेन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन एक, नोवाक जोकोविक द्वारा डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव यह पारित हुआ था कब। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पे, वही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसी समय, ठीक है। और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी आपकी जुलाई 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 12 मार्च 1930 से 5 सितंबर, सॉरी, इसका जो आयोजन है 12 मार्च 1930 को किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, देखिए दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी, यह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था जुलाई 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का हो जाएगा आपका 4। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डी का 5 है, सितंबर 1931, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी एवं विकास के लिए अभिशाप है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर अन्ना प्रथा प्रचलित है। इसमें बेसिकली क्या जाता है, इसमें यह होता है कि जब फसल कटाई हो जाती है उसके बाद जो है अपने पशुओं को लोग खुला छोड़ देते हैं, जैसे वे जाते हैं और फसलों को खाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो यह इस क्षेत्र के लिए एक अभिशाप है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदादी खानी घराना के लिए जाना जाता है। आगरा, लखनऊ, इटावा या फिर वाराणसी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या फिर रामपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻4, 1 मिमी या फिर 1 मीटर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻4 मिमी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है। अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या फिर वही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गोलाकार हो जाता है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह क्या है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, जिस कारण हमें हरा दिखाई देती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है।
प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म या फिर अवरक्त। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है मुख्य रूप से आपके अवरक्त विकिरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, जो केवल हेवी वाटर प्रयोग में लाता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसमें अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। मोती की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, इसकी संरचना में क्या होता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो 85% जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 2 से 4% इसमें जल, 10 से 14% इसमें कॉचियोलिन पाया जाता है, और कॉचियोलिन जो है क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हो रहा है, एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू या रात्रिचर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। आलू जो है एक रूपांतरित स्तंभ है। आलू जो है एक अंतःभौमिक रूपांतरण स्तंभ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ऑक्सीन, ऑक्सीन की अगर हम बात करें तो यह जो है शिखर प्रघनता। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है कोशिका वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में, और एबीसीसी कम्ल जो है यह वृद्धि और रोधक में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? हाल ही में मतलब किसका विकास किया गया है? त्रिविमी अनुरूप विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा, तीव्रता अति मिश्रित विकिरण चिकित्सा या फिर अणुलक्षित चिकित्सा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीव्रता अति मिश्रित विकिरण चिकित्सा या फिर IMRT। यह नवीन रूप से विकसित किया गया, ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस देश में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? जापान, रवांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रवांडा में। रवांडा का जो किगाली है यहाँ पर इसका बैठक का आयोजन किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ पहलुओं को कम करते हुए 2023 हेतु अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। और इसके साथ साथ कुछ और भी राज्य हैं जिनके द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको उसी तरह मानने की बजाय उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे अपनाया गया है। तो उसमें जैसे आपके केरल हो गया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसमें ज़्यादातर राज्य इसमें शामिल हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, और अपना फीडबैक जो है ना जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।